नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमने बहुत देर से इंडियन मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाई और आपके पास पहुंचाया कि कैसे ये चाइना से पैसे खाते हैं। सबसे पहले अगर यूट्यूब के ऊपर किसी ने इसका पर्दाफाश किया था तो हमारी वीडियो ने किया था। ये जो न्यूज़ क्लिक का मामला है उससे 6 महीने पहले मैंने बता दिया था कि चाइना से कैसे ये लोग पैसे खाते हैं, और उसके बाद जब उजागर हुआ तो लोगों ने सीरियसली इस मैटर को लेना शुरू किया। अब मैं दोबारा से एक स्वपन दास गुप्ता जी का जो आर्टिकल है जो इंडिया टुडे में प्रिंट हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, जहां पर बताया गया है कि इंडियन मीडिया आईएसआई के पेरोल के ऊपर भी है और ये बेशर्म देश के गद्दार कैसे वहां से पैसे लेकर भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जो स्वपन दास गुप्ता जी हैं, इसका जो आर्टिकल है जब आप पढ़ेंगे तो जो मीडिया की तरफ देखने का आपका जो पूरा नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा कि ये मीडिया जो हर रोज़ यहाँ पे इतने बकवास करते हैं, देशद्रोही कौन कौन है, आप उंगलियों पे गिनना शुरू करेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इतने लोग भरे हुए हैं और पैसा लेकर ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नैरेटिव चला सकते हैं। अब हुआ क्या, जो स्वपन दास गुप्ता हैं उन्होंने लिखा कि जो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आईएसआई के पेरोल के ऊपर है। वो हर न्यूज़ को कुछ इस तरह से दिखाते हैं जिससे देश का नुकसान हो। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो उसका एग्जाम्पल लिया कि पहले किस तरह से मीडिया ने जो परिवार वाले थे उनके पास गए और उनका पक्ष दिखाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाया। बाद में जब सरकार ने मांगे मान ली तो इसी के लिए सरकार की आलोचना की और देश को कमजोर दिखाकर पेश किया गया। दोनों स्थितियों में देश हित के विरुद्ध काम किया गया हमारी मीडिया के द्वारा। आपको भी मालूम है, जब कोविड हुआ था, जब अभी मेडिसिन नहीं बनी थी, तब बरखा दत्त जैसे गद्दार लोगों के घरों में जाकर वहां पर वीडियोस बना रहे थे कि भाई कैसे उनके परिवारजन मर रहे हैं, दवाइयाँ चाइना से इंपोर्ट क्यों नहीं की जा रही, अमेरिका से क्यों नहीं ली जा रही, हम अपनी दवाई की वेट क्यों कर रहे हैं। और इतना दबाव बनाया गया, लेकिन मोदी जी मनमोहन सिंह की तरह नहीं है कि दबाव में आ जाएंगे, तो उन्होंने वो दवाइयाँ बाहर से नहीं मंगवाई। लेकिन यही काम इन्होंने कोविड के टाइम पर भी यही कुछ किया था। अब इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है कि जो ये दास गुप्ता हैं वो कहते हैं कि मुझे लेख लिखने के लिए इतने पैसे ऑफर किए जाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और इतनी कीमत लगाई जाती है कि उन्हें नकारना मुश्किल हो जाता है और जनरली लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं। अब आप भी समझते हैं कि जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार कम पत्तलकाल ज़्यादा है, जो पिद्दी के बिस्किट खाने में विश्वास रखते हैं। इनके पास 200 300 करोड़ के घरों में ही रहते हैं और संपत्तियां कितनी हैं और कितने पैसे हैं इनके पास, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। भाई, इतने पावरफुल लोग ही ऐसे कैसे बन गए? पत्रकारी तो हैं, पत्तलकाली तो हैं। अगर पत्तलकाल इतने इतने महंगे घरों में रह सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके कहने पर बनाए जाते थे, आप सोच सकते हैं इनकी पहुंच कितनी होगी। ये पैसे कहाँ से आए इनके पास? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की सैलरी ही तो मिलती है इन्हें। तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें ये सारी चीज़ें बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं आपको कई बार बोलता हूँ, देशभक्ति के लिए पैसे कभी नहीं मिलते दोस्तों, गद्दारी करने के ही पैसे मिलते हैं। दरवाजे किले के अंदर से खोलने के लिए ही पैसे दिए जाते हैं, किले की दरवाज़ों को रक्षा करने के लिए पैसे नहीं मिलते। और ये लोग यही काम हर रोज़ करते हैं हमारे साथ, आईएसआई के कहने पर, चाइना के कहने पर। और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो आप अपने सामने देख सकते हैं। एक उदाहरण उन्होंने और दिया कि 2001 दिसंबर में जब संसद के ऊपर हमला हुआ, तब हमारी जो सेनाएं हैं वो मोर्चे के ऊपर थी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में था, उन्हें लगता था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने का खर्चा हम उठा रहे थे, और हमारी जो गवर्नमेंट है या सेना है उसकी कमर टूट रही थी खर्चे के कारण।
तब एकाएक जून 2002 में कई पेपरों में, मैगजीन्स के अंदर एक साथ कई आर्टिकल आए कि हमारी सेनाएं सीमा के ऊपर हैं और इससे उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, सेना का मनोबल कम हो रहा है। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स छपवाए गए कई मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सेना का मनोबल कम भी हो रहा हो तो क्या ये बात दुश्मन को कभी बताई जाती है? कोई ऐसा काम करता है? भाई आपस में भी हम इसे स्वीकार नहीं करते कि भाई हमारी सेना का मनोबल टूट रहा है या 1 साल से वो बॉर्डर के ऊपर है। कभी हम कुछ भी हो जाए, अपनी सेना का हम हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। सेना हमेशा सीमा होती है उसके ऊपर ही रहती है, हमेशा कष्ट भी सहन करती है। आप उनकी तारीफ में तो कभी बोलते नहीं कि जितने हमारे पत्रकार हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते आप। लेकिन जो सेना का कष्ट है आपको तभी क्यों दिखता है जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उन्हें आंख में आंख डालकर हम दिखाने की कोशिश करते हैं या चाइना को दिखाने की कोशिश करते हैं। तब आपको वहाँ पे ठंड है, वहाँ पे बर्फ़ है, फिर आपको दिखनी शुरू हो जाती है उनके पास तो कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है, सेना वहाँ पे कैसे लड़ेगी। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस आपको हमेशा जो ये बिके हुए पत्रकार हैं, अब राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो या रविश कुमार हो, ये सारे ऐसे ऐसी वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं जैसे कि इन्हें अपनी आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या आजकल आप ऐसी कुछ आर्टिकल्स सुन रहे हैं जब बॉर्डर बिल्कुल शांत है? कुछ भी नहीं सुनेंगे। दैट मीन्स इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो दैट मीन्स साफ है कि ये जो खबरें हैं वो छापने में किसका फ़ायदा होता है और ये उनके फ़ायदे के लिए ये ऐसे आर्टिकल्स को क्यों बनाते हैं, ऐसी वीडियोस क्यों ये वायरल करते हैं? सरकार के ऊपर सिर्फ दबाव बनाने के लिए। और होता क्या है, तब भी यही हुआ कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया और अपनी सेनाओं को हटाने के लिए हमें मजबूर करना पड़ा और जो पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान को राहत की सांस मिल सके। ये हमारे पत्रकारों का हाल है। आप सोच के देखिए कितने खतरनाक तरीके से इन्होंने हमें घेर के रखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क को भी। और उस जो 2001 का टाइम था, तब क्या होता था कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और हम देखते थे कि भाई जो नैरेटिव्स हैं वो एक साइड पर ही आते थे, जो ये बताना चाहते थे वही बाहर आते थे। और जब ये स्वपन दास गुप्ता जब ये सेना में काम करते थे, जब उसके बाहर आए तो इन्होंने एक मंच को तलाशना शुरू किया जहां से वो मीडिया के इस चरित्र को उजागर कर सके। राजनीतिक दलों में गए तो वहां पे देखा कि बहुत ही लिमिटेड सोच है, बुद्धि कम है और वो अपने एजेंडे के साथ काम करते हैं और वहां पर अपनी बात को रखना इतना आसान भी नहीं था। और जो नेता होते हैं उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो भी बड़ी संदिग्ध होती है। इसलिए उसके बाद क्या हुआ कि जब 2008 में मुंबई के हमले के बाद इन्होंने नोटिस किया कि भाई मीडिया कैसे जनता का ध्यान बांट रही है या एक तरह से जो कांग्रेस के ऊपर जो पूरा निशाना था उसको हटाने के लिए इन्होंने मोमबत्ती का एक गिरोह खड़ा किया और पूरे के पूरे नैरेटिव को हाईजैक कर लिया। उसके अंदर वो बोलने लगे कि सभी नेताओं और सभी राजनीतिक दलों के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर था, कांग्रेस की जिम्मेवारी का के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सभी नेता और सभी राजनीतिक दलों के ऊपर, ताकि जो कांग्रेस है उसे राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़े। ये है इनका इकोसिस्टम जो शुरू से कांग्रेस की ही फेवर की बात करता है हमेशा ही, क्योंकि पत्तलकार हैं वही पिद्दी के बिस्किट खाने वाले ये लोग हैं। अब आप सोच के देखिए, ये आदमी ने फौज को छोड़ने के बाद क्या किया। तो इन्होंने अपने दम पर अपना एक मंच खड़ा किया, अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्तों की हेल्प लेकर माइक किसी से पकड़ा, स्टेज इंतजाम किया गया और चौराहे पे खड़े होकर इन्होंने आतंकी हमलों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता
भीड़ जुटने लग गई। कार्यक्रम का एजेंडा कोई भी नहीं था, एजेंडा एक ही था, इनका सबका पर्दाफाश करना है। और जो इनके दोस्त थे, मित्र थे, वो आज भी ये सारे काम कंटिन्यू करते जा रहे हैं और इसे फैलाते जा रहे हैं, ताकि जो ये गठबंधन है कांग्रेस का, मीडिया का, आईएसआई का, चाइना का, इसको उजागर किया जाए। और फिर आया सोशल मीडिया का ज़माना, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। इसके अंदर क्या था कि ये जो पत्रकार हैं, इनका चरित्र बिल्कुल नंगा हो गया सबके सामने। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी चीज़ डालनी है टीवी के ऊपर, आप कर ही नहीं सकते थे। अब बिना खर्चे के आप लाखों लोगों तक, एक मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है कि आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, कोई खर्चा भी करना नहीं पड़ता। और आज ओपिनियन जो मेकर्स हैं, उनकी भी जो भूमिका है, वो बिकी हुई जो हमारी मीडिया है उसके हाथों से निकलकर जनता के हाथों में पहुंच गया है। इसलिए कई बार लोग बोल देते हैं, और तुम तो फेसबुक वाले बंदे हो, तुम तो ट्विटर वाले बंदे हो, तुम तो यूट्यूबर हो। भाई फर्क नहीं पड़ता, आप गर्व के साथ इसे स्वीकार कीजिए। मुझे है, मैं तो कोई यूट्यूबर हूँ नहीं। मुझे लोग बोलने लग गए हैं, और तुम यूट्यूब वाले, अरे तुम मुसलमानों को क्या बताओगे, तुम कांग्रेस के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो हूँ मैं हूँ। और मैं एक मैंने मुहिम चलाई है अपने देश के लोगों को जगाने के लिए, उन्हें आगाह करने के लिए। तभी जो ऐसे ऐसे रतन हैं हमारे देश के, उनकी बातें मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और आप क्या हैं? आप देश के जनमानस हैं, और इन गद्दारों को चुन चुन कर इनका पर्दाफाश करना आपका भी कर्तव्य है। भाई अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वायरल तो कर सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर तो कर सकते हो। और यही चीज़ है जो हमारे देश को इन लोगों के हाथों से हमें बचाएगी। मैं आज सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज समझ सकता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी बात को रखना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। ये आपको लगता होगा कि बड़ा आसान है, हमने यूट्यूब की वीडियो बना दी, डाल दी, बड़ा आसान है। इतना आसान नहीं है। आप कांग्रेस के खिलाफ, हमारे मीडिया के खिलाफ, आप इवन लिब्रांडो के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आप कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब भी उसको रोक देता है और नोटिस भेज देता है मुझे कि आपने इनके खिलाफ बोला कैसे। इतना डीप इनका इकोसिस्टम है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और अगर हमें आज सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों को करने के लिए इतनी मुसीबत आ रही है, आप सोच के देखो, जब सोशल मीडिया नहीं था और सिर्फ टीवी था, उस वक़्त कितना बुरा हाल होगा, कितनी मुश्किलों से अपने नैरेटिव को लोगों ने चौराहों पे खड़े होकर बोलने की कोशिश की होगी और उन्हें पकड़ कर अंदर लेके जाया जाता था। ये वो लोग हैं पत्रकार। आपको याद है जब मुंबई का हमला हुआ था, तब यही बरखा दत्त ये बाहर खड़े होकर सारी चीज़ें लाइव टीवी पे बता रही थी कि कितने मिलिट्री के लोग हैं, कितने पुलिस के लोग हैं, कौन से फ्लोर पर पहुंच गए हैं, कहां पर हैं, ताकि वो अपने अंदर जो उग्रवादी थे वो अपनी लोकेशंस को चेंज करते रहें। यही काम इन्होंने तब भी किया था जब कारगिल का वॉर था, तब भी बरखा दत्त ही वहां पहुंची थी। वहां पर इंटरनेशनल जो मीडियाज हैं, वहां पर इन्होंने फ़ोन यूज़ करके इमीडिएटली पाकिस्तान को बताया जा रहा था लाइव टीवी पर कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, वहाँ पर कितनी हमारी गन्स हैं, कितने आर्मी के लोग हैं। और वहाँ से निकलने के आधे घंटे बाद हमारी उस चौकी के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे। हमारी जब आर्मी को 1-1.5 दिन के बाद पता लगा कि ये पॉसिबल कैसे है कि उन्हें हमारी लोकेशंस का मालूम है, तो देन दे अंडरस्टूड और उन्होंने बरखा को वहाँ से बाहर निकाल दिया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। और यही काम इन्होंने इजराइल और हमास के युद्ध के टाइम पर भी किया। वहां पर भी बरखा दत्त पहुंची, इजराइल के बॉर्डर के ऊपर जाकर इसने कोऑर्डिनेट्स देने शुरू कर दिए। इतनी गन्स, इतने टैंक, इतना आर्मी के लोग गाजा में घुस रहे हैं, और वहां से भी इसको बाहर निकाल दिया गया था। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। और ये हमेशा किले के दरवाजे अंदर से खोलने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं, पैसे मिलने चाहिए। दोस्तों, ये है इंडियन मीडिया, जिसे आप हर रोज सुनते हो और अपना ओपिनियन क्रिएट करते हो। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.